हेलो दोस्तों, आज फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन से जिसमें लुप्त संख्या पता करनी है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बाकी दोस्तों तक, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं जो ये डेली प्रैक्टिस सेट आता है ना, ये आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जो आपने पहले नहीं सीखे होंगे, लेकिन आगे के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये होते हैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। अब इसमें कहीं ना कहीं एक संख्या गायब रही होगी। तो ये जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपको कराता हूं, एसएससी, आरआरबी और पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत एग्जाम्स में इनमें से मिलेगा आपको। तो यहां आपको देखना है कि किस वाले में आपकी संख्या गायब है और किस प्लेस पे गायब है। जैसे यहां देखिए, यहां बिल्कुल बीच में गायब है, यहां से एक ये मिसिंग है यहां से प्लेस। तो जो जो बीच में वैल्यूज हैं उनसे हम रिलेशन बनाएंगे और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन मार्क को सोल्व किया जाता है। अब जैसे यहाँ 26 है और बाकी चारों तरफ जो संख्याएं दी हैं वो छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि बीच में संख्या बड़ी होगी और बाहर सारी छोटी छोटी संख्या होंगी, तो वहां हमेशा गुणा का क्वेश्चन होता है, या तो सबकी आपस में गुणा होके आया होता है। तो अभी अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 4 जा 62 जा 120। अब 120 का 26 से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये चारों की मल्टीप्लाई करके तो नहीं आया होगा। लेकिन अगर सपोज करो यहां 60 होता तो 120 से संबंधित है, क्योंकि 120 का आधा हो जाता, तब वो हो सकता था। लेकिन अभी ये 26 है, 26 है तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि आमने सामने वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5 चौक 20 किया और इधर आमने सामने किया, 3 दूनी 6, इन दोनों को जोड़ के और घटा के भी आ जाता है। यहां जोड़ के आया 20 और 6 26। लेकिन इसको क्रॉस चेक करना होता है दूसरे वाले से। जैसे यहां हम बात करें तो ये क्या है, 8 चौक 32 और 6 पंजे 30, 32 और 30 62 होता है, तो ये अप्लाई हो रहा है। तो इसी चीज को अप्लाई करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो 7 पंजे 35 प्लस आमने सामने की गुना कर रहे हैं तो 8 3 24 और ये हो गया 59, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करते हैं किसकी हेल्प से, वेन आरेख की हेल्प से। तो वेन आरेख की हेल्प से कैसे किए जाते हैं, तो उसको वन बाय वन समझे। यहां दो कथन दिए, दोनों कथन को हम लोग बनाएंगे। जैसे उसने कहा सभी महिलाएं इंजीनियर हैं, तो पहले आप महिलाओं का एक जो है वेन आरेख बनाएंगे। तो सारी महिलाएं जो हैं किसके अंदर आ जाएंगी, ये महिलाएं हैं। सारी की सारी महिलाएं जो हैं इंजीनियर हैं, तो इन्हें इंजीनियर के अंदर रखेंगे हम। ये इंजीनियर होगा, ठीक है। सारी की सारी महिलाएं इंजीनियर हैं। उसने कहा कुछ गायक इंजीनियर हैं, तो कुछ गायक इंजीनियर हैं, तो गायक का एक बॉक्स बनाऊं तो वो इंजीनियर से ऐसे मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। ये गायक हो गया। अब बात ये आती है बच्चों की, कई बारी ऐसा भी होता है कि ये कुछ कॉमन है, मतलब कुछ महिलाएं गायक है, कुछ गायक इंजीनियर है, सॉरी, कुछ गायक इंजीनियर है। लेकिन जो वो इंजीनियर है, क्या पता वो महिला वाली इंजीनियर हो, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे भी बनता है कि इन दोनों को क्रॉस करता हुआ भी जाता है। तो ये दो तरीके के आपके वेन आरेख इससे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पे हम लोग देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। उसने कहा सभी महिलाएं गायक हैं। अगर महिला वालों को इसको इससे रिलेट भी कर दे, गायक से, महिला को गायक से रिलेट भी कर दे, तो कुछ ही हिस्सा जो है वो क्रॉस करेगा, ऐसे कुछ हिस्सा, तो सभी तो नहीं हो सकते हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। सभी गायक महिलाएं हैं। अब अगर इन दोनों में पूरा का पूरा देखो, ये है सभी महिलाएं इंजीनियर, तो आप बात को समझे कि महिला वाला जो पोर्शन है वो पूरा पूरा इंजीनियर के अंदर समाहित है। लेकिन गायक वाला जो पोर्शन है वो इतना सा ही क्रॉस करता है। अगर इसे पूरा अंदर भी ले जाऊं तो सारा का सारा नहीं आएगा, तो ऐसे आंसर कभी भी सभी में नहीं आएंगे। तो ये हमारा गलत है। कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, तो ये तो साफ साफ उसने बोला है कुछ गायक इंजीनियर है, तो कुछ इंजीनियर गायक होंगे, और सभी महिलाएं इंजीनियर हैं, तो कुछ इंजीनियर महिलाएं हो सकती है। यहां से ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इसको ग्राफ से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, अब उसने कहा कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं। अगर सारी महिलाएं इंजीनियर हैं तो कुछ उसका आंसर होगा। जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ होता है, कुछ इंजीनियर महिला, और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो कुछ सभी महिलाएं इंजीनियर होती हैं। तो इसलिए केवल निष्कर्ष 3 हमारा सही है, बाकी निष्कर्ष दोनों गलत है। ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहां ऐसा आपको एक त्रिभुज दिया होता है, त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज ऐसे बना के दिए, ये एक स्पेशल पैटर्न है।
तो उसमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बता दो। तो आप लोग पहले ये इसमें एक ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब तीनों लाइन पे बराबर जगह होगी। जैसे इस लाइन पे अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, इस लाइन पे बात करूं तो 1 2 3 4, इधर 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब अगर तीनों लाइन पे ये सेम है तो इसमें ये ट्रिक अप्लाई होगी। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक डिपेंड करती है कि ये जो आखिरी संख्या आई ये सम है कि विषम है। अब जैसे इसमें सम है तो सम के केसेस में क्या होता है, जो आपकी त्रिभुजों की संख्या है वो है n, n+2 और 2n+1। ये अब n क्या है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या आई उसको यहां हम n बोलेंगे। तो n हमारा हो गया 4, तो यहां होगा 4 और 4+2 6 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9। अब इस पूरे को डिवाइड करना है 8 से, ये आपकी ट्रिक होगी। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से 3 और 3 नम 27, तो टोटल यहाँ 27 त्रिभुज बनने वाले हैं। आपका आंसर होगा 27 यहाँ करेक्ट। यदि दिल्ली को 25, मुंबई को 36, कोलकाता को 49, तो चेन्नई को क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ जो भी ये कोड बनते हैं, इन कोड को हम बनाते हैं उनकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के हिसाब से। अब भाई प्लेस वैल्यू, जैसे दिल्ली की डी की अलग प्लेस वैल्यू होती है, ई की अलग प्लेस वैल्यू, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है। जैसे ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, तो उनकी वो नंबर हो जाता है, उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा तो हमेशा याद रखना, अगर उनके कोड यहाँ देखो 25 36 49, अगर ये वर्ग वाली संख्या है सीधे सीधे, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबकी प्लेस वैल्यू हम जोड़े और या फिर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करें और वो हर केस में जो है वर्ग बन जाए किसी का। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर चांस होता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपके सामने हो कि उनके कोड हमेशा वर्गों में दिए हैं, तो हमेशा जो आंसर होगा वो आपका कितने अल्फाबेट लिखे हैं उससे आएगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट थे, अगर उसका वर्ग करूं तो 25 बनता है, तो 5 का 25 बना दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट थे, 6 का वर्ग कर दिया तो 36 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 का वर्ग 49। तो इस टाइप से आपको अल्फाबेट गिनने हैं और उन अल्फाबेट का वर्ग कर देना है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें 7 का वर्ग करना है, वो ही हमारा आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको तभी लगानी है जब सारी संख्याएं वर्गों में आ रखी हो। नर्से, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ये है आपका आरेख का क्वेश्चन। अभी आरेख की इंपॉर्टेंस आपको पता चली होगी, पीछे कथन एवं निष्कर्ष हमने किया, तो इसी के आधार पे होता है। तो यहां भी हम क्या करते हैं, इस वर्ग को एक आपके आरेख से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई नर्स है और उसको अगर मैं डॉक्टर से कंपेयर करूं, देखो सबको आपस में कंपेयर करके देखना है नर्स और डॉक्टर का क्या रिलेशन बनता है। जैसे अगर मैं कहूं छात्र और कहूं कक्षा, तो छात्र कक्षा के अंदर होते हैं तो वो पूरा रिलेट करता है। लेकिन नर्स और डॉक्टर, नर्स है तो डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर है तो नर्स नहीं होगा, तो ये रिलेट नहीं करते, तो नर्स और डॉक्टर अलग अलग रिप्रेजेंट होंगे। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट जो होता है वो दवाइयाँ बेचता है, उसका ना डॉक्टर से रिलेशन है ना नर्स से, तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। तो इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो तीनों अलग अलग रिप्रेजेंट होंगे। तो ये ऑप्शन 2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब आता है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में होता है कि भाई आपको पिक्चर दे दी, उस पिक्चर के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण दो तरीके से रखा जाता है, या तो इधर रखेंगे दाएं पे या तो नीचे रखेंगे, तो दोनों का तरीका अलग होता है। अब इसमें रखा है इधर की तरफ, ये आपका जो है दर्पण का साइन होता है, ऐसे ये लाइन लाइन बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जहां से आपका क्वेश्चन खत्म होगा वहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो इस एरो, इन एरो पे खत्म हुआ है, एरो से ही क्वेश्चन शुरू होगा। लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, उसकी प्लेस नहीं, मतलब ऊपर नीचे नहीं होते, तो बस लेफ्ट राइट होते हैं। जहां से क्वेश्चन खत्म हो वहां से आंसर स्टार्ट होगा। तो ये वाला साइन जो है ऊपर है, तो ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ये बदल गया यहाँ, तो ये गलत हो गया, इसको पहले ही हटा दो।
दूसरी चीज, अब यहाँ देखो ये आगे की तरफ छोटा मार्क है और तो आगे की तरफ आपका छोटा ही मार्क रहेगा, क्योंकि जिस पे क्वेश्चन यहाँ से शुरू है तो वहां आंसर इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आगे की तरफ, ये रहा आगे की तरफ, तो इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक ऑप्शन हमारा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे समझना है, एक एक चीज को रिलेट करके चलना है। अब ये देखो, ये जो हमारा ऊपर वाला साइन ऐसे करके बना हुआ है, तो इसमें एक बात नजर कर रहे हैं आप, तो नीचे की तरफ से ये काला है, तो उधर भी नीचे की तरफ ही काला होगा, इसमें देखो ऊपर की तरफ काला है, तो इस ऑप्शन को भी यहां से हटा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। दूसरी चीज, ये अगर साइन इधर की तरफ मोड़ा हुआ है ऐसे, तो जब दर्पण प्रतिबिंब में इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें इधर की तरफ ही दिया हुआ है तो ये नहीं हो सकता, सी में दे रखा है, तो तीनों क्राइटेरिया सी में मैच हो रहे हैं, तो इसलिए सी हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट बनाना है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आगे से दर्पण प्रतिबिंब आपका सही हो जाएगा अगर इसे फॉलो करेंगे तो। एक के विपरीत बताओ, जब भी आपको एक से ज्यादा पासे दिए हुए और वहां किसी एक नंबर के विपरीत आपसे पूछे, तो आपको चेक करना है क्या एक जिसके विपरीत पूछा है वो तीनों में मौजूद है। यहां इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, अगर वो तीनों में मौजूद नहीं है, फिर आपको क्या करना है, तीनों में मौजूद नहीं है तो ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में मौजूद हो। जैसे दो है, दो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो दो के साथ जो जो आएगा वो उसके विपरीत नहीं होगा। तो यहां से दो के विपरीत हम निकाल सकते हैं। पहले हम उसके विपरीत निकालेंगे जो सबसे ज्यादा जगह मौजूद होगा। अब दो के साथ एक आ गया पहले वाले पासे में, फिर तीन आ गया, फिर यहाँ दो भी आ गया दूसरे पासे में, और लास्ट वाले पासे में छह भी आ गया। तो दो के विपरीत जो है हमारा चार बचता है, क्योंकि चार दो के साथ नहीं आया है, बाकी सब आ गए हैं। एक तीन छः, पाँच भी आ गया, ये रहा, दो मैंने गलती से लिख दिया, ये पाँच है, ये इसके साथ आ गया। तो अब हमारे पास सिर्फ बचता है चार जो इसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया। अब हमने ये क्यों निकाला है वो समझें, क्योंकि हमारा जिसके विपरीत हमें पता करना है वो ज़्यादा जगह पे मौजूद नहीं था। अब देखिए जितनी जगह पे मौजूद है एक, अब एक के साथ कौन कौन आया है, एक के साथ दो आ चुका है, तीन आ चुका है, पाँच आ चुका है, तो इसके विपरीत में छः और चार हो सकते हैं, जबकि चार तो दो के विपरीत हो चुका है, तो इसका मतलब सिर्फ छः बचता है, तो एक के विपरीत छः हो जाएगा। इस टाइप से आप पता कर सकते हैं, बहुत आसान है आप लोगों को इसे समझना। ठीक है बच्चों, 89 से 90 बना, 90 से 82, 82 से 109, फिर 45 आ गया। आप समझे कि कितनी छोटी वैल्यू बन गई। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और एग्जाम में आपको करना है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये आंसर आया कैसे, आप इतनी छोटी संख्या पे कैसे पहुंच गए। तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ कि संख्या अगर पास पास है तो सबसे पहले आप अंतर निकाल लो। जैसे 89 से 90 पे जाने के लिए कितने का अंतर बना है, यहाँ एक का, और 90 से 82 पे आने के लिए अब कितने का हो गया, -8 का। तो एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अब 82 से 109 पे जाने के लिए कितना मुझे बनाना पड़ेगा वो देखना है आपको। तो ये कितना होगा बच्चों, 10 और 8 18 9 27। अब ये प्लस का है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 45 पे जा रहा हूँ, तो 45 से 5 50 55 और 9 64। अब जो जो आपका अंतर आया है ये माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन उसमें से मैं एक पैटर्न फाइंड कर सकता हूँ। वो क्या, अब एक देखो, आठ देखो, आठ क्या होता है, दो का घन, 9 27 क्या होता है, तीन का घन, 64 क्या होता है, चार का घन, और फिर इस हिसाब से एक का घन भी एक ही होगा। भाई एक तो वर्ग भी हो सकता है, एक का वर्ग एक, एक का क्यूब भी एक, तो इसलिए एक को पहले नहीं देखा था, एक को हम बाद में देखेंगे इनको पैटर्न फाइंड करके। तो एक दो तीन चार, तो अगला आएगा पाँच, तो पाँच का क्यूब, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो इस बार प्लस होगा, तो 125 प्लस होगा। 25 और 45 कितना होता है, 25 5 30 40 70, तो 170 बनेगा, वो भी प्लस का। तो उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि फॉर्च्यून को 6521 के रूप में, प्रे को 8279 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो नेपट्यून को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो आप जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको ऐसे लेटर दिए होंगे जो कि लेटर अगर मैं ढूंढूं तो मुझे ऊपर ही मिल जाए,
तो हमेशा ऊपर से कंपेयर करके निकालना है। यहाँ उनके बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, स्टार्ट कर देंगे एफ का कितना नंबर है, ओ का कितना नंबर है, आर का कितना नंबर होता है, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले ये चेक करना है कि जो फाइंड करना है उसके अंदर जो जो अल्फाबेट है क्या वो ऊपर मौजूद है। जैसे एन, एन ऊपर है, ई ये रहा, पी यहाँ से मिल जाएगा, टी यू एन ई ये रहा, टी यू एन ई पूरा। तो सारे जो है कोड ऊपर से प्राप्त हो सकते हैं, तो कंपेयर करके मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैं इसे कंपेयर करूं टी यू एन ई को, और यहाँ भी टी यू एन ई है, तो लास्ट के 1 3 4 7 उठा लूँ सीधे, 1 3 4 7, तो लास्ट में 1 3 4 7 आना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में दे रखा और किसी में है नहीं। तो इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, बहुत टाइम सेव होता है ऐसे। 7 से जैसे 56 आया है, तो 9 से वैसे ही क्या आएगा। तो 7 और 56, 9 और ऑप्शन में संख्याएं देखें बड़ी हैं, तो इनमें जो है कि बड़ी संख्या जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनती है तो हम वहाँ वर्गों की तरफ जाते हैं, गुणा की तरफ जाते हैं, घनों की तरफ जाते हैं। अब घन 7 का 343 होता है, तो घन की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि उससे छोटी संख्या है। लेकिन 7 का वर्ग होता है 49, तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। 9 का वर्ग होता है 81, मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है। अब 7 का वर्ग किया तो मैंने कितना दूर, 49। अब मैं कितना दूर हूँ 56 से, देखो 7 दूर हूँ, तो मैंने 7 का वर्ग किया और 7 ही ऐड कर दिया होगा, तो मुझे 56 मिल गया होगा। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर आपने 7 का वर्ग किया उसका मतलब होता है 7 गुणा 7, और एक बार और 7 ऐड किया है तो इसका मतलब एक बार और गुणा किया है, तो ये 7 गुणा 8 भी तो हो गया एक तरीके से, तो ये भी 56 बनाता है। अब 9 का वर्ग में इस हिसाब से जिसका वर्ग किया वही हमने ऐड किया, तो मैं 9 ऐड कर दूं तो 90 होना चाहिए, ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ये वाला नहीं लगेगा। तो दूसरी चीज पे चलते हैं। 7 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आएगा, जो कि ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन ये गलत है। अब बात को समझते हैं क्यों गलत है। क्योंकि 7 में हमने 7 से अगली संख्या की गुणा की है, तो 9 में मैं 9 से अगली संख्या की गुणा करूं तो 90 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। अब 90 ऑप्शन में मौजूद नहीं है, अब 90 ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो फिर हमने रैंडमली 8 की मल्टीप्लाई की होगी। इसमें भी रैंडमली 8 की कर दी तो उसमें भी कर दी, फिर मेरा आंसर सी सही है, जो कि 72 बनाता है। अब दोनों तरीके मैंने समझा दिए कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसने कौन सी चीज को यहाँ यूज किया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोन का संबंध आइसक्रीम से है, उसी तरह कटोरे का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कि जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम को हम कोन में डाल के खाते हैं, तो आइसक्रीम का कोन से ये संबंध है कि आइसक्रीम को रखने के लिए जो बर्तन की जरूरत होती है वो यहाँ दिया हुआ है, तो बर्तन फिर उसमें क्या रखना है उसके बाद, तो कटोरा बर्तन है, उसमें क्या रखते हैं, सूप साबुन घूंट पे, तो हम सूप रख के पीते हैं, तो हम कहेंगे कि सूप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी किसी को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो। मिलता है कल फिर नए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।